सीमा पार से रची गई। आतंक की साजिश। निशाने पर है पंजाब। हो रहा है इंसानियत का कत्लेआम। जी हां, आतंकियों का पंजाब प्लान बेनकाब हो चुका है। पंजाब को दहलाने की साजिश आतंकियों ने कब रची, इसका भी खुलासा हो चुका है। लेकिन पठानकोट में चल रहा आतंक के खिलाफ ऑपरेशन कब खत्म होगा, इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। लेकिन आतंक के खात्मे की ओर भारतीय फौज लगातार बढ़ रही है और एक एक करके 5 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। पठानकोट में कब खत्म होगा ऑपरेशन? एयरबेस में और कितने आतंकी मौजूद? आतंकियों को मार गिराने में इतनी देरी क्यों? क्या यह खुफिया तंत्र की नाकामी है? जी हां, पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के दौरान भले ही आतंकवादी अपने नापाक इरादे में कामयाब ना हुए हों, लेकिन एयरबेस में आतंकियों की एंट्री ने कई सवाल खड़े किए हैं। इस हमले में सेना को अपने बेहतरीन जवानों को खोना पड़ा और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हुए। अब तक इस पूरे आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हो चुके हैं। इनमें 1 गार्ड है, जबकि 5 डीएससी के जवान शामिल हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर चूक कैसे हो गई? आखिर हमारी सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में क्यों नाकामयाब हुई कि अंदर कितने आतंकी छिपे हैं? पठानकोट ऑपरेशन को खत्म होने में इतनी देरी क्यों लग रही है? क्या आतंकवादियों के पास कई दिनों तक लड़ने के सामान मौजूद हैं? पठानकोट आतंकी हमले ने सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। एयरबेस में रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 2 आतंकी अभी भी अंदर छिपे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एयरफोर्स स्टेशन के एओसी जेएस धूमन ने कहा कि जब तक सभी आतंकियों को मार नहीं गिराया जाता, तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। Operation search, combing operations continued throughout the night, and today morning once again 2 were engaged. And this operation is at the fast, is at a completion stage now. रविवार को केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि मीडिया से मुखातिब हुए। बताया कि यह पता नहीं चल पाया था कि वहां अन्य आतंकवादी भी हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने भरोसा दिया कि अंदर छिपे 2 आतंकवादियों को भी जल्द ही मार गिराया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के अपने 2 दिवसीय दौरे से लौटते ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव और विदेश सचिव के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठक में इस बात पर विचार हुआ कि पाकिस्तान के साथ नए सिरे से होने जा रही बातचीत पर आतंकी हमले का कितना असर पड़ सकता है। 15 जनवरी को भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक है। उस बैठक में भारत क्या रुख अपनाए और आंतरिक सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए, इन सभी मसलों पर बैठक में चर्चा की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस मामले को लेकर
कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों पर भी, और भी कई मामले हैं जिसको लेकर यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर दहशतगर्द कहां से आए थे, कौन सा वो एंट्री पॉइंट था। इसके जवाब अभी तक तलाशे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 15 के करीब आतंकी देश में नए साल के पास हमला कर सकते हैं। ये लेटर पंजाब पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से डीआईजी पंजाब और सभी जोन के आईजी को एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भेजी गई थी। यह चिट्ठी आपको बता दें पंजाब पुलिस को मिली थी हमले की जानकारी, और इसमें पुलिस को अलर्ट किया गया था। यह जानकारी दी गई थी कि 15 के करीब आतंकी देश में हमला कर सकते हैं। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता जगतार भुल्लर के साथ। जी जगतार, क्या है इस पूरी लेटर से जुड़ी हुई जानकारी? देखिए गुरप्रीत, बताना चाहूंगा कि जो लेटर एडीजीपी पंजाब पुलिस की तरफ से सभी आईजी और डीआईजी और एसएसपी को जारी किया, साथ के साथ भारत सरकार को भी वो लेटर भेजा गया था कि देश में 15 जो आतंकवादी है, दहशतगर्द, वो दाखिल हो चुके हैं और बड़ा हमला कर सकते हैं कहीं ना कहीं देश में। उन्होंने पर्टिकुलर टारगेट दिए गए थे कि ये हमला हो सकता है, जैसे जो मेन देश की धरोहर बिल्डिंग है वहां हमला हो सकता। तो कहीं ना कहीं सभी एसएसपी को बोला था कि रूटीन चेकिंग, सरप्राइज चेकिंग की जाए, क्योंकि 15 आतंकवादी देश में दाखिल हो चुकी है और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थान हो और जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जहां देश का धरोहर माना जाता, वहां लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए ये चेकिंग की जाए। तो कहीं ना कहीं जो इनपुट दी गई थी जो पंजाब के इंटेलिजेंस विभाग की तरफ से पंजाब सरकार को, पंजाब के मुखी को, भारत सरकार को, तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि उसको लेटर को पूरी तरह फॉलो नहीं किया गया। हालांकि जैसे कह सकते कि एनआई की टीम या एनएसजी की टीम वहां पहुंच चुकी थी पठानकोट में, लेकिन उसके बाद ये बड़ा हमला हुआ। लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से सभी देश की तमाम जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है उनको जो लेटर जारी कर दिया गया है, सचेत रहने को बोला था, चौक से रहने को बोला गया था। जी जगतार, तो कहीं ये माना जाए कि इसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों ने थोड़ी सी ढील बरती और देरी हो गई? देखिए इसको थोड़ी कह सकते हैं ढील बरती गई, पूरी ढील बरती गई। जो लेटर है जो हल्के में लिया गया, क्योंकि एक देश में एक्सरसाइज ही बन चुकी लेटर के नए साल में हमला हो सकता है, दिवाली के मौके हमला हो सकता है, न्यू ईयर और जितने भी फंक्शन उन पे हमला हो सकता है। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी तमाम जो ऑफिसर जा वो इस लेटर को हल्के में लिया होगा। लेकिन कह सकते हैं कि जब हमला हुआ तो सभी को लगा, और लगता है कि जब ये मिशन खत्म होगा तो कहीं ना कहीं उस एरिया के बॉर्डर रेंज के अधिकारियों पे गाज गिर सकती है जिस हिसाब से वहां हमला हुआ, जैसे जिन्होंने डील बरती गई है, चाहे उसमें पंजाब के फोर्सेस हो या फिर देश के सुरक्षा एजेंसियों। जी जगतार, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सो ये लेटर सामने आया है, इस लेटर को लेकर लापरवाही बरतने की बात भी सामने आ रही है। पठानकोट में आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के 7 जांबाज शहीद हो गए। देश में मातम का माहौल है, लेकिन इस बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या सुरक्षा एजेंसियों ने पठानकोट से कोई सीख नहीं ली? सवाल ये कि आखिर सुरक्षा में इतनी लापरवाही क्यों? सवाल ये कि अलर्ट के बाद आखिर सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद कब होंगी? देश का बेटा देश के लिए शहीद हो गया। जाबाज को नम आंखों से आखिरी विदाई दी गई।
शहादत को सलाम करने पहुंचे लोगों की आंखों में आंसू थे, तो दिल में इस बात का गर्व भी था कि हिंदुस्तान का बेटा देश के लिए शहीद हो गया। जवानों के हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है, लेकिन इन गमज़दा आंखों में कई सवाल भी तैर रहे हैं। कई ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बाकी है। The operations to eliminate the terrorists are being coordinated by the NSG, which is being fought jointly by the Army, NSG and the Garuds. The entire operations will continue till all the personal assets, structures are physically combed. So it is likely to take a long time. Families of the airbase are secure and their safety has been ensured. सवाल ये कि आखिर देश की सिक्योरिटी सिस्टम इतना लचर क्यों है? आखिर कैसे बार बार आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं? इन सवालों के जवाब से पहले सुनते हैं कि देश के गृह मंत्री ने इन हमलों पर क्या कहा। शायद यदि इंटेलिजेंस इनपुट न रहा होता तो इससे भी बड़ा कहीं कोई हादसा हो सकता था। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि असम और बांग्लादेश का जो यह बॉर्डर है, इसमें जहाँ पर भी फेंसिंग में कोई गैप होगा तो उस गैप को भी फिलअप करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर की फेंसिंग करना यह बहुत ही कठिन है, फिर भी हम लोग इसकी फिजिबिलिटी स्टडी इस समय करा रहे हैं और पूरी रिपोर्ट मिल जाने के बाद उस संबंध में कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमले को लेकर खुफिया जानकारी पहले से थी। जी हां, ये बात सही है। अगस्त 2014 में जासूसी के आरोप में एक जवान की गिरफ्तारी के बाद से पठानकोट एयरबेस पर हमले का अलर्ट था और आतंकी पठानकोट एयरबेस हमले की साजिश 1 साल से रच रहे थे। सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई? सरकार कहती है कि हमले का इनपुट पहले से था। सवाल ये कि आखिर जब हमले की आशंका पहले से थी तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? पिछले 2 महीने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में 14 संदिग्धों को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार संदिग्धों में कई सेना और एयरफोर्स से जुड़े रहे हैं। पूछताछ में यह खुलासा भी हुआ कि इन संदिग्धों ने सुरक्षा से जुड़ी कई अहम जानकारियां पाकिस्तानी एजेंटों को दी। ऐसे में सवाल ये कि क्या सरकारी तंत्र की लापरवाही ने देश की सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया? सवाल ये कि आखिर 2 महीने में 14 गिरफ्तारी के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां और सरकार क्यों नहीं जागी? सवाल ये कि आखिर 16 महीने पहले ही जब पठानकोट एयरफोर्स पर हमले की जानकारी थी तो समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए? दुश्मनों के निशाने पर पंजाब है। सरहद पार से कभी नशे के रूप में मौत भेजी जाती है तो कभी आतंक के रूप में, और हर बार निशाने पर होते हैं बेकसूर लोग। जहां एक तरफ पठानकोट में आतंकियों से लोहा लिया जा रहा है, वहीं पंजाब के एक और शहर में एक और साजिश को नाकाम कर दिया गया। दुश्मनों के निशाने पर पंजाब में बढ़ी दहशत। मोहाली से 3 गैंगस्टर गिरफ्तार। क्या है दुश्मनों का प्लान? पंजाब। चेहरा छिपाकर बैठे इन तीनों बदमाशों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था, लेकिन पुलिस चोर का यह खेल खत्म हुआ और एक खूंखार गैंग का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने इन तीनों को कत्ल की कोशिश, चोरी, लूट, हेरोइन की स्मगलिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग से पाकिस्तानी हथियार, मोबाइल फोन, पाकिस्तानी सिम बरामद किए हैं। इसके अलावा एक कार भी बरामद हुई है जो इन्होंने लुधियाना से लूटी थी। जो इन्हां दी हुण तक दी पुछगिछ तो एक स्टेन
9mm ਡਬਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, 2 30 ਬੋਰ ਦੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਊਜ਼ਰ, 2 9mm ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਵਿਦ ਅਸਲਾ ਕਾਰਤੂਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 18 ਦਸੰबर ਨੂੰ पिस्टल पॉइंट तक खोई सी। पुलिस ने खुलासा किया है कि ये गैंग लंबे वक्त से हेरोइन की स्मगलिंग कर रहा है और इनके लिंक पाकिस्तान के स्मगलर्स से हैं और ये पंजाब के कई शहरों के अलावा महाराष्ट्र में भी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये 3 तो पुलिस के शिकंजे में आ गए, लेकिन गिरोह के कई और मेंबर्स अभी फरार हैं। इस गैंग का किंग पिन है वो जयपाल है ते तीरथ ढिलवा वो अजे भी फरार ने। बदमाशों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह तरन तारन के कुछ अमीर लोगों को अगवा करने की प्लानिंग कर रहा था ताकि फिरौती में मोटी रकम मांगी जा सके, लेकिन इससे पहले कि ये मंसूबे में कामयाब होते पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ जिस नाल के वड्डी फिरौती दी रकम करोड़ां चोरां तो हासिल करन। इस गैंग की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, लेकिन फरार आरोपियों को गिरफ्तार करना अभी पुलिस के लिए चुनौती है। हालांकि पाकिस्तानी सिम और हथियार मिलने की वजह से इनके तार पठानकोट हमले से भी जुड़े होने का शक था, लेकिन पुलिस के मुताबिक अभी तक गैंग का आतंकियों से कोई लिंक सामने नहीं आया है। रविंदर सिंह, जी मीडिया, मोहाली। पठानकोट में एयरबेस पर आतंकियों के हौसले पस्त करने वाले भारत मां के सपूतों को पूरा देश याद कर रहा है। आतंकियों के सामने सीना तानकर खड़े हो जाने वाले देश के बहादुर सैनिकों में से 7 अब हमारे बीच नहीं है। किसी की उम्र 26 साल थी तो कोई सेना की नौकरी से रिटायर होने के बाद एक बार फिर भारत मां की सेना में लौट आया था और जब मौका आया देश की सेवा करने का तो फिर उसके लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। एयरफोर्स के गरुड़ कमांडर शहीद गुरसेवक सिंह के आखिरी सफर में उन्हें सलामी देने अंबाला के गरनाला गांव का हर शख्स उमड़ पड़ा। 1.5 महीना पहले नवंबर में जिस गुरसेवक की बारात में गरनाला गांव के लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया था, वो गुरसेवक आज जब अपने गांव पहुंचे तो शरीर पर तिरंगा लिपटा हुआ। जिस पत्नी के हाथों से अभी मेहंदी का रंग पूरी तरह छूटा भी ना था, उसका रो रो कर बुरा हाल है। 18 नवंबर को गुरसेवक और जसप्रीत शादी के बंधन में बंधे थे। 26 साल के गुरसेवक के हाथों में पठानकोट एयरबेस की सुरक्षा में लगी 2nd लेयर की कमान थी। आतंकियों के हमले के फौरन बाद गुरसेवक ने मोर्चा संभाला और घायल होने के बावजूद डटे रहे। गुरसेवक एयरफोर्स की गरुड़ फोर्स में तैनात थे, लेकिन दुश्मनों पर वो बाज की तरह झपटे और उन्हें अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। गुरसेवक के पिता सुच्चा सिंह को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। मेरा बच्चा देश के लिए शहीद होया, मुझे गर्व है इस बात का। दुख भी बहुत है और मुझे खुशी भी है देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। गुरसेवक के बड़े भाई हरदीप सिंह भी भारतीय सेना में हैं और उन्होंने ही गुरसेवक को मुखाग्नि दी। गुरसेवक को गंवाने वाले उनके दोस्त भी उदास हैं। पैशन था जी फोर्सेस में जाने का उनका, इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, वो हर जगह ट्राई करते थे देश की सेवा करने के लिए। बड़े भाई हैं उनके आर्मी में हरदीप सिंह, वो भी बड़े दलेर हैं और ये दलेर बहुत थे जी।
गुरसेवक की शहादत पर देश को गर्व है। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। एनएसजी कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन आतंकी के शरीर से बंधा हुआ बम डिफ्यूज करते वक्त शहीद हो गए। बेंगलुरु में शहीद निरंजन को आखिरी सलामी दी गई। निरंजन का जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था और वहीं उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया गया। एनएसजी कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल के निरंजन आतंकवादियों के प्लान को फेल करने के लिए दिल्ली से पठानकोट पहुंचे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन एनएसजी के बम निरोधक दस्ते के मेंबर थे। वो मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकी के शरीर में बंधे विस्फोटक को डिफ्यूज कर रहे थे। तभी ऐसा धमाका हुआ जिसमें वो और 3 और सैनिक घायल हो गए। आईईडी से हुए विस्फोट ने उनके जिस्म को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। बाद में अस्पताल में निरंजन की मौत हो गई। केरल के रहने वाले शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सितंबर में अपने परिवार से आखिरी बार मिले थे। तब उनका प्रमोशन हुआ था। पत्नी राधिका और 2 साल की बेटी। वो जरूर ही इस इंतजार में रहे होंगे कि आतंकियों के मंसूबों को खत्म करके निरंजन फिर लौटेंगे, लेकिन वो नहीं लौटे क्योंकि उन्हें शौर्य की अलग को जगाना था, शहादत की मिसाल बनना था, आतंक को करारा जवाब देना था। So on one hand I've lost him, but on the other hand I don't know, he's made us feel proud, but then whatever it is, our loss is a great loss. शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन के माता पिता केरल के ही हैं, लेकिन फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। पिता के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन हमेशा से सेना में शामिल होना चाहते थे और एनएसजी में जाना उनका सबसे बड़ा ख्वाब था। एनएसजी के लिए उन्होंने खुद को तैयार करने में कड़ी मेहनत की थी। I joined as a short service commissioner, and I told him, when you get an option, why cannot you change over to Air Force or Navy? So he told me, no, I like that army dress. That dress I like. I won't change. शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन पर न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे देश को गर्व है। घर वालों की आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन अपने बेटे पर जिसने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है वो फख्र महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल भी इन शहीदों की शहादत को सलाम करता है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत।